गली धूल फाक रहे हैं साथियों। ऐसा व्यक्ति आपको इस धरती पर नहीं मिलेगा, ऐसा नेता नहीं मिलेगा। आपको विचारधारा से जुड़ने की जरूरत है। अगर समाज को संगठित और उनके विकास की बात करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है साथियों, तो ऐसे विचारधारा के महापुरुष के साथ जुड़ना होगा। जाति समाज और धर्म के ऊपर उठ करके उनसे मिलना होगा, उनके कदम से कदम मिला करके उनको ऊर्जा देना होगा साथियों। तब जाकर के हमारी आवाज़ बुलंद होगी, तब जाके हमको हक अधिकार मिलेगा। हमारा तो भविष्य बर्बाद हो चुका है, नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का सवाल है साथियों। और सबको कदम से कदम मिला करके, जैसे आज दीपक सिंह जी आए हैं, पटेल जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, सब लोग हैं, सब लोग विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। अगर आज नहीं जुड़े तो ये हमको बर्बाद कर नहीं चुके हैं, खत्म हो गई है कहानी, कुछ भी नहीं बचा है। आप देख लीजिए, कल का ही जीता जागता सबूत आपके सामने है कि वो बहन बेटी किसी की भी हो सकती है। जिस बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये लोग एक नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेईमानो, बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी, ये बेटी कहाँ से बचाओ। अभी अंधा कानून, रोज आए दिन अंधा कानून आ रहा है इनका। अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आया था। मैं इन ढोंगियों से, इन बेईमानों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हक अधिकार की बात कहाँ गई? ये बेईमान 10 दिन पहले एक नया कानून पारित किया कि जो रेपिस्ट और बलात्कारी होगा उसका फोटो चौराहे पर लगेगा। मैं इन सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अरे बेईमान गद्दारों, किस दिन तुम चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भ्रष्टाचारी और रेपिस्टों का फोटो चौराहे पे लगाओगे? अगर तुम्हारे पास बजट में पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये बहनें बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। इसमें एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश में, इस राज्य में न बेटी सुरक्षित है, न बहनें सुरक्षित हैं, न माएँ सुरक्षित हैं। अरे योगी मोदी, तेरे राज्य में सिर्फ गायें सुरक्षित है, गायें सुरक्षित है, और गायें भी नहीं सुरक्षित है। ये भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं कि गाय की सुरक्षा दे रहे हैं, पशु की सुरक्षा दे रहे हैं। जो पशु ये बनाए, पशुशाला बनाए हैं, गांव-गांव जा करके देख लो, आंख से खून के आंसू गिरेंगे। उनकी जो दुर्व्यवस्था ये बनाए हैं, आज वो भी सुरक्षित नहीं है साथियों। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आज है कौन सुरक्षित? ये नाचने गाने वाले सुरक्षित हैं, ये ढोंगी भ्रष्टाचारी सुरक्षित हैं, इनके आज चिन्मयानंद जैसे संत सुरक्षित हैं, ये सुरक्षा दे रहे हैं। तो आसाराम बापू को सुरक्षा दे रहे हैं, ये बाबा रामदेव को सुरक्षा दे रहे हैं। वो सलवार सूट पहन के भागने वाला मंच से आज अपने देश का नंबर 1 व्यापारी बन गया, आज उसकी सुरक्षा दे रहे हैं साथियों। ये भ्रष्टाचारी लोग अंबानी को जैसे ये इतने बड़े बड़े व्यापारी जो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी कर्ज माफी कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं साथियों। आज गरीबों के गले की फांस बन गए हैं। आज हम लोगों ने इतना बड़ा गलती कर दिया है साथियों। अगर हम सुरक्षित अब संगठित नहीं हुए और इसको समझने की जरा सी भूल कर दिए तो समझ जाइए कि ये जमीन जहां आप खड़े हैं, ये जमीन भी नहीं बचेगी। ये बेईमान ऐसी योजना लेकर के आ रहे हैं कि सारी व्यवस्था को निजीकरण पे लेके जा रहे हैं। आप बताइए साथियों, निजीकरण पे बात हो रही है। आज निजीकरण हो जाएगा, जिस गरीब की माँ बेटी, जो बहन है, जिनकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में बिना पैसे का हो रहा है, आज उसके पास अगर पैसा नहीं होगा और प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएं, क्या प्राइवेट अस्पताल वाले उनकी इलाज करेंगे? उनकी व्यवस्था को बनाएंगे? अगर सरकारी अस्पतालें खत्म हो जाएंगी, ये निजीकरण हो जाएगा, तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? ये निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण करें, लेकिन ये गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? आज जब प्राइवेट स्कूल हो जाएगा, स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सारी स्कूलें प्राइवेट हो जाएंगी, 1 महीना का फीस बाकी रहेगा। प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक हैं, विद्यालय के अध्यापक हैं, वो मार के बच्चों को भगा देंगे, नाम काट देंगे। बताइए गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये निजीकरण पे ये रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, पूरी संस्था को, सरकारी कम से कम 52 संस्थाओं को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली का लाल किला बेच दिए, सारे चीज को निजीकरण पे लेके जा रहे हैं साथियों। बताइए इस निजीकरण में जो सरकारी सर्विस करने वाले लोग हैं, वो बताइए कि उनको समय से सैलरी मिल पा रही है?
जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो बेचारे परेशान है, 6-6 महीना से सैलरी नहीं मिल पा रही है। और ये लोग निजीकरण और व्यवस्था को बना रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही है। कुछ भी नहीं सही है भैया। एक तरफ ये घंटी लेके भाग रहे हैं, एक तरफ पब्लिक भाग रही है। सबको खाली एक प्रोपोगंडा बना करके एक रणनीति के तहत हमको लूटने का एक प्रयोजन बना रहे हैं। साथियों, सबको जागना और जगाना होगा और किसी के भ्रमजाल में फंसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा और सबको बर्बाद कर देंगे। साथियों, आज बेटियों के इज्जत का सवाल है। आज बेटियों के इज्जत पे इन्होंने इतना बड़ा छलांग लगाया है कि अगर आज जांच करवा दिया जाए तो भाजपा के 90% मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त हैं। कहीं बेटी माँ सुरक्षित नहीं है, कहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही, उनके अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये बेईमान खाली अपने मलाई काटने, अपने सिद्धांत। ये बताइए कि हम विधायक चुन करके, अपना लोकसभा सांसद चुन करके हम लोगों ने सदन में भेजा, लोकसभा में भेजा कि हमारी आवाज़ उठाएंगे, गरीबों की आवाज़ बन करके हमारे अधिकार की बात करेंगे। ये बेईमान कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं कचरा बीन रहे हैं, कहीं दारू की शीशी उठा रहे हैं। इन बेईमानों से यही उम्मीद थी। वोट लेते समय ही तुमने तो यह नहीं कहा था कि हम कचरा उठाएंगे, झाड़ू बीनेंगे। हम तो हक अधिकार की बात की है कि भाई तुमको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, व्यापार बढ़ाएंगे, तब तो ये बात किए थे। अब किए हुए वादों को भुला करके बोल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चलाओ। अरे झाड़ू ही मारना था तो बहुत कचरा पड़ा था, बहुत भी सिस्टम बाकी थी। तुम आके पहले गांव की सफाई कर लिए होते। उस संवैधानिक जो अधिकार, जो सत्ता में बैठे हो, उस पद की कोई गरिमा है, कोई महत्ता है? ये बेईमान आया गुजरात से बहरूपिया बन करके, ये आ करके बनारस में कहा माँ गंगा ने बुलाया है। हम बनारस को टोक्यो बनाने जा रहे हैं। जापान की राजधानी क्या, जापान की राजधानी टोक्यो बन गई बनारस। बनारस क्यों दुर्दशा कर दिया। आज स्थिति इतनी दृढ़ हो गई है। बेरोजगार जो हमारे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से बेचारे किसी तरह से इस महामारी में जान बचा करके गांव चले आए, जान बचा करके गांव चले आ गए। साथियों, ये बोले कि हम रोजगार देंगे। ये ढोंगी बाबा आए दिन न्यूज में, चैनल में दिखा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, किसको रोजगार मिला है? कहाँ रोजगार दिलवाए हो? किसको नौकरी मिली है? आज निवालों का सवाल है। साथियों, आज गरीब के घर में निवाला राशन नहीं है, अनाज नहीं है। आज 5 किलो अनाज दे करके 500 रुपया अकाउंट में डलवा करके इस महामारी काल में गरीबों को धूप में सरकारी बैंकों के बाहर लाइन लगवा दिए। और दूसरा, ये शराब का ठेका खोल करके अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। हम कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत करो। साथियों, आपको सोचने और समझने की जरूरत है। अगर दारू और शराब बेचने से देश की अर्थव्यवस्था बन रही है तो आप दारू और शराब ही बेचवा दो। एक देश विश्व में ऐसा हो जाए। लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं कि कुछ अपने प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, दुबई, ये ऐसे देश हैं जहां केवल डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई होती है, पूरी दुनिया में दी जाती है। उसलिए वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी, योगी जी, एक ऐसी योजना बनाओ कि अगर दारू और शराब से अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सारे कल कारखाने कंपनी को बंद कर दो, सारे व्यवस्था को बंद करके खाली शराब बेचवाओ और पूरे दुनिया में नाम हो जाए भारत का कि भारत केवल शराब बेचता है और शराब का व्यापार करता है। बात सही है कि नहीं सही है? अगर तुमको शराब से अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो शराब ही बेचो। हम लोग भी गांजा, चरस, अफीम और शराब की तस्करी करें और पूरा देश तस्करी करें और तुम अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करके तो तुम अपना ऐशो आराम करो, अपनी मलाई काटो। देश को इतने गर्त में ले गए हैं साथियों, इसमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज जो बेटी है उसके साथ बलात्कार हुआ, मालूम है उसके साथ कितना अमानवीय घटना हुआ है। आप अगर न्यूज चैनल पे देखेंगे, सोशल मीडिया न्यूज चैनल तो पूरा बिक चुका है। चैनल पे ये नाचने गाने वाले भड़वे जो समाज से इतने दूर है, उनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज उनका चैनल पे डिबेट हो रहा है। एक सुशांत सिंह राजपूत नाचने वाला गवैया, 3rd क्वालिटी का व्यक्ति, उसकी मौत पे सीबीआई जांच हो रही है। कंगना रणावत, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है समाज में, एक क्या कहें, अब स्पीच में कहना भी गलत है। मैं बता रहा हूं कि वो औरत इतनी गिरी हुई औरत है, उसके लिए भाजपा सरकार ने वायु सुरक्षा दे दिया।
अगर वही सुरक्षा दिए होते तो कुलदीप सिंह सेंगर से जो पीड़ित बिटिया थी आज उसकी सुरक्षा दी गई होती तो उसके परिवार के 7 लोग और स्वयं वो मरी नहीं होती साथियों। आज वो बिटिया हमारे बीच में होती। आज ये बिटिया आज मालूम है उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि उसके साथ गलत रेप हुआ, 4 लोगों ने मिल के किया और कुछ ऐसे लोगों ने किया जो सरकार में बैठे लोगों के साथ उनके रिश्तेदार हैं। उनकी जुबान नहीं खुल रही है, आज उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। जो आवाज उठा रहा है उसको गिरफ्तारी हो रही है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको देशद्रोही ठहराया जा रहा है। साथियों सबको मजबूती से अब खड़ा होना पड़ेगा इनके विरोध में, नहीं तो ये कल उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी बहन के साथ, कल आपके साथ, परसों यही नौटंकी होती रहेगी और कोई नहीं बोल पाएगा और सबके साथ अत्याचार होता रहेगा। आज उस बेटी के साथ उसके साथ रेप करके उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके जुबान को काट लिया गया कि ये बयान न दे पाए। साथी उसमें जो 4 लोग हैं उनको कठोर से कठोर जो सजा होना है तुरंत दिया जाए। उनको भी चौराहे पे गोली मार देना चाहिए तो भी वो कम है जितना ये अमानवीय कृत किए हैं साथियों। लेकिन ये सरकार उनका कृत सुनेंगे? ये बेईमान, ये ढोंगी बाबा, इनके न बेटी है न बेटा है न परिवार है। ये बेईमान क्या सुरक्षा करेंगे हमारी माँ बेटियों का? ये कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है परिवार से। जब जिसकी माँ बेटी नहीं है, परिवार नहीं है, तो उनको परिवार की संवेदना का क्या पता है? आज जिसकी बेटी मरी है उसके घर पे जाके देखिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये बेईमान, ये ढोंगी संत, ये क्या सरकार चलाएंगे और क्या हमारी भावनाओं को समझेंगे? भाई ये इनकी आत्मा मर चुकी है, इनको हम लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं और आज कल में फिर इनको श्रद्धांजलि जीते जी देने के लिए हमारी टीम तैयार है साथियों। ये बेईमान, वो बेटी मर गई, उसके बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराए या कराए होंगे अपने हिसाब से और उसकी डेड बॉडी उसके माँ बाप को, उसके परिवार को नहीं दिए और ले जाके डेड बॉडी को जला देते हैं। और कोई जिम्मेदार संगठन और साथी के लोग पूछने जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी लगा देते हैं। अरे क्यों डर रहे हो? अगर बेईमानों तुम सही हो तो उस बेटी के डेड बॉडी को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिए होते कि अभी जो हुआ हम फेल हैं, हम बेईमान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अगर दम है तो इस सच्चाई का सामना करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। मोदी योगी कुर्सी खाली करो, ये बेईमानों की जरूरत नहीं है। साथियों ये बेईमान, अगर इनके कुर्सी खाली करने की अपील कुछ अंधभक्त, कुछ बेईमान, 2 संत मर गए महाराष्ट्र में, एक हथिनी मर गई थी केरल में। यही सोशल मीडिया के लोग, यही कुछ बेईमान अंधभक्त छाती पीट कर रो रहे थे कि एक हाथी मर गई, 2 संत मर गए, आज एक बेटी मरी है, किसी के जुबान नहीं खुल रही है। कोई बेईमान, हम कह रहे हैं आरएसएस के लोग कहाँ मर गए? हिंदू युवा वाहिनी के लोग कहाँ मर गए? कहाँ मर गए भाजपा के लोग? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? बेटी दूसरे की है, जब तुम्हारी होगी तब चिल्लाओगे। ये बेईमानों की आवाज, जुबान नहीं खुल रही है साथियों। कब जागोगे? जागना पड़ेगा। एक ओम प्रकाश राजभर अगर बागी हो गया तो आज पूरी कायनात सर पे ले लिए कि अरे ओम प्रकाश पागल हो गया है, बेईमान है, उसको मलाई काटने के लिए नहीं मिला। अरे बेईमानों, उसको मलाई अगर काटनी होती तो तुम्हारे हाँ में हाँ मिला करके आज सत्ता में तुम्हारे साथ बैठा रहता। फिर 5 साल के बाद जैसे तुम निर्लज्ज की तरह घूमते हो वैसे वो भी निर्लज्ज की तरह घूमता। और ये खुददार व्यक्ति तुम्हारे साथ समझौता नहीं करके, ये बेईमानों का साथ न दे करके, इनको लात मार करके और इनके इतने बड़े पद को, मालूम है 1 कैबिनेट मंत्रालय, 2 दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री और 6 निगम के अध्यक्षों को 9 पद को लेकर के लात मार करके ये ऐसा शेर माननीय ओम प्रकाश राजभर इन बेईमानों का साथ छोड़ करके आपके बीच में साथियों, अब इन बेईमानों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलना पड़ेगा। इन बेईमानों का सामना करना पड़ेगा, चट्टी चौराहे पे कहना पड़ेगा। जो मोदी योगी की भाषा बोलता है उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको चैप्टर बाय चैप्टर बताना पड़ेगा क्या तुमको मिला क्या नहीं मिला। चैप्टर बाय चैप्टर इनको समझाओगे तो अंधभक्तों की तब जाके नजर खुलेगी, तब इनकी जुबान खुलेगी। जिस दिन आपके ऊपर आएगा तब आप चिल्लाओगे। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ।
एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक चूहा कसाई के घर में रहता है। बहुत छोटी सी है, थोड़ा सुन लीजिए। एक चूहा कसाई के घर में रहता था और चूहा देखा कि रात में कसाई की पत्नी और कसाई मिलकर के एक बैग लेके आए। बड़ा खुश हुआ कि कुछ खाने का सामान मिल जाएगा। चूहा बहुत खुश हुआ जब बैग में से एक सामान जब कसाई की पत्नी ने निकाला तो देखा वो चूहेदान था, जिसमें चूहा पकड़ने की मशीन बोलते हैं। उस चूहेदान को जब कसाई की पत्नी ने निकाला तो चूहा दंग रह गया। सोचा कि अब हमारी मौत तो करीब है। वो घबराया और घबरा करके बाहर भागा और बाहर एक कबूतर वही कसाई जिलाया था। तो कबूतर से कहा, अरे कबूतर, घर में तो चूहेदान आ गई है, अब लगता है कि हमारी मौत करीब है यार, कुछ उपाय बताओ। कबूतर हंस के कहा, अरे उससे चूहेदान से हमसे क्या मतलब है, उसमें फंसना फंसाना तो तुम्हारी है, तुम जाके मरो साले, हमसे क्या मतलब है। वो नाराज होकर के चूहा चला गया। आगे बढ़ा तो एक मुर्गा था। मुर्गे से कहा, अरे मुर्गा, हमारे घर में तो चूहेदान आ गया है और हमारा तो जान खतरे में, भाई कोई उपाय बता दो। तो मुर्गा हंस के बोला कि अरे चूहेदान में मुर्गा थोड़ी फंसता है बे, तू चूहा है, जाके तू फंस और तू अपना उपाय देख, हम तो मस्त है। मुर्गा भी मस्त है। तब वो बेचारा सहमा डरा हुआ चला गया बकरे के पास। बकरे से कहा, अरे बकरे भाई, कोई उपाय बताओ, घर में चूहेदान आ गई है, हमारी मौत लगता है बहुत करीब है। तो बकरा भी हंस के कहा, अरे यार चूहा, कौन सा उपाय बताए, तुम जाओ अपना उपाय ढूंढो, हमसे क्या लेना देना है, हम तो अपना खरी चूनी खा के मस्त है। तो चूहा क्या किया, घर ही छोड़ दिया और घर छोड़ के चला गया कि भाई हम घर में रहेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। वो घर से बगल में जाकर के रहने लगा। रात को जब चूहेदान में कुछ फंस गया और कसाई की औरत जब पहुंची चूहेदान के पास, तो जब हाथ डाली तो उसमें से सर्प निकला और काट लिया। सर्प निकला साथियों, काट लिया। जब कसाई की औरत बेहोश हो गई तो कसाई भागा भागा एक वैद्य के पास गया। वैद्य से कहा, वैद्य जी, हमारी पत्नी को तो सर्प काट लिया है और कोई दवा इलाज। तो वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटी दिया, खिलाया, बताया कि ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको कहीं से कबूतर का सूप पिला दो तो बड़ा ऊर्जा मिलेगी और जल्दी राहत मिलेगा। और तुरंत ताबक तोड़ कसाई ने कबूतर को पकड़ करके काट करके सूप बना करके अपनी पत्नी को पिला दिया। देखिए कैसे आती है सामत। जब आपके ऊपर थी तो आपने सबको पुकारा, कोई नहीं आया। बारी बारी से कैसे लोग कटते हैं, इस तरह से इस भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे लोग बारी बारी से सबको काट रहे हैं। जब कबूतर कट के सूप के प्लेट में चला गया, जब उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुई तो उसके घर कुछ मेहमान आ गए। जब मेहमान आए तो मेहमानों की आओ भगत में कम पड़ रहा था, तो उसने सोचा कि अब स्थिति कुछ ठीक हो रही है, मुर्गा काट के खिला दिया जाए। मुर्गे को काट करके अपने मेहमानों के आओ भगत में उसने खिलाया और हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीतते बीतते जब एकदम ठीक हो गई उसकी पत्नी, तो उसने एक पार्टी का आयोजन किया और उसमें बकरे को काट दिया और बकरा काट करके पूरे गांव को खिलाया और हंसी खुशी। तब चूहा ने कहा कि देख, कल मेरे ऊपर थी, आज तुम्हारे ऊपर कोई बचाने वाला नहीं आया। साथियों, इस तरह मैं कह रहा हूं कि आज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर है, कल आपके भी ऊपर आएगा, परसों आपके भी ऊपर आएगा, नरसों आपके ऊपर आएगा, सबके ऊपर आएगा। साथियों, तो अब समय न गवाते हुए सबको एक मंच पे आना पड़ेगा और एक मंच पे आकर के संगठित होकर के इन बेईमानों का सामना करना पड़ेगा। इस बेईमानों का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो साथियों सबको एक दिन ऐसे ऐसे बारी बारी से काट करके ये झोला, ये बेईमान कहा, ये हमारा नरेंद्र मोदी कहा कि मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ जी, मैं कटोरा लूंगा, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। ये बेईमान कटोरा और झोला लेकर के विदेश चला जाएगा और हम लोगों की हत्याएं हो जाएंगी। साथियों, इसमें जागने और जगाने की जरूरत है और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मंच तैयार किया है, एक मंच तैयार किया है और उस मंच के बारे में आपको जानना होगा। साथियों, वो ऐसा मंच है कि अभी तक आजादी के बाद से इतने नेता हमारे यहाँ आते थे, लोग वादे करके चले जाते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको अधिकार देंगे। हर समाज के लोगों को अलग अलग बैठा करके अलग अलग डील करके उनको देने हक अधिकार की बात करते थे, लेकिन नहीं,